आज हम जीव जगत का वन शॉट देखेंगे। एक वन शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे और उसके लगभग 23 से 24 क्वेश्चन जो मैं लाया वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक एक क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जीव जगत, देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि जीव विज्ञान क्या होती है, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट है। सबसे पहला पॉइंट, हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जीव विज्ञान क्या होती है। जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं जीव विज्ञान। तो लिख सकते हैं जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान के दो भाग है। एक है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी, यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। दो भाग है, पहला है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। ये जीव विज्ञान जो बायोलॉजी है इसके दो भाग है, मतलब दो पार्ट है इसके। वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी को, सॉरी, ये जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी बोलते हैं और जो वनस्पति विज्ञान है इसको बॉटनी बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बॉटनी। एक सेकंड, हाँ प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, अब जो जीव विज्ञान के जनक थे वो अरस्तु है, यानी एरिस्टोटले, एरिस्टोटले। इसका जनक कौन है? अरस्तु। एरिस्टोटले। और जो जंतु विज्ञान है इसका भी जनक अरस्तु ही है, और जो वनस्पति विज्ञान है इसका जनक है थियोफ्रेस्टस। इसका जनक कौन है? जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु। और जो वनस्पति विज्ञान है इसका जनक है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये हमने विज्ञान को, मतलब जीव विज्ञान, उसके दो भाग देखे। अब इसके जो सेकंड पार्ट आता है यानी सजीव या जीव, जीव क्या होता है इसको मिटा देते हैं एक बार। देखो, जीवों को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे लक्षण हैं। अगर उन लक्षणों का पता होगा तभी हम जीव को मतलब परिभाषित कर सकेंगे। उसमें सबसे पहला जो लक्षण है वो है वृद्धि, यानी ग्रोथ। यानी जो वृद्धि करता है वो जीव है। अब उसको समझते हैं वृद्धि। देखो, वृद्धि होता क्या है? किसी भी जीव के बाहर में या फिर संख्या में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो उसको वृद्धि बोलते हैं। देखो, अगर किसी जीव के बाहर में यानी मास में या फिर संख्या में, किसी भी जीव के बाहर में यानी भारात्मक वृद्धि या फिर संख्या में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो उसका मतलब उस जीव की वृद्धि हो रही है। जैसे बाहर में, जैसे कि पहले किसी का भार 20 केजी था, उसका भार 20 केजी से 200 केजी हो गया।
तो इसका मतलब इसके बाहर में बढ़ोतरी हो रही है, यानी ये ये जो जीव है वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। अब उसकी संख्या देखो, एक फैमिली में पहले संख्या थी 2, अब उस फैमिली में टोटल पैसे लोगों की संख्या हो गई 10, तो मतलब उस फैमिली की संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब कि उस फैमिली में वृद्धि हो रही है। तो दो लक्षण याद रख सकते हैं, भार और संख्या, ठीक है। हाँ, अब जो वृद्धि है, वृद्धि सजीवों में पाई जाती है, ठीक है। अब अब एक सवाल आता है कि क्या वृद्धि निर्जीवों में भी पाई जाती है, तो इसका आंसर है यस, निर्जीवों में भी वृद्धि पाई जाती है, लेकिन उनमें जो वृद्धि होती है वो बाह्य वृद्धि होती है, यानी उसकी सतह के बाहर होती है, और जो निर्जीवों में सजीवों में जो वृद्धि होती है वो आंतरिक होती है। जैसे निर्जीवों में, जैसे जो निर्जीवों में वृद्धि होती है वो बाहरी वृद्धि होती है, यानी सतह के बाहर। जैसे इस निर्जीवों में वृद्धि को समझते हैं, देखो जैसे कोई पहाड़ हो गया, रेत के टीले हो गए, तो इनमें भी वृद्धि होती है, देखो जैसे ये कोई पहाड़ है, तो इस पे मान लो कि पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं, तो इसकी भी वृद्धि हो रही है, इसके बाहर में बढ़ोतरी हो रही है। अब जैसे मान लो ये कोई रेत का टीला है, तो यहाँ से हवा आई तो ये रेत उड़ के या इस टीले पे आई, मान लो दूसरे टीले पे आई, तो इसकी भी तो वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये होगा कि जो वृद्धि है वो सजीवों में और निर्जीवों में दोनों में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो निर्जीवों में वृद्धि होती है वो बाहरी वृद्धि होती है, और जो सजीवों में वृद्धि होती है वो आंतरिक वृद्धि होती है। तो यहाँ से एक लाइन आती है कि जो वृद्धि है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, यानी केवल और केवल सजीवों में नहीं पाई जाती वृद्धि। यहाँ से लिख सकते हैं, वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्योंकि विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्यों? क्योंकि निर्जीवों में भी पाई जाती है, ठीक है। सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है और निर्जीवों में बाहरी वृद्धि होती है, बस इतना अंतर है, ठीक है। अब देखो, जो जीव है एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, वो जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं वापस यहाँ से, ये पहला लक्षण पढ़ रहे हैं जीवों का पहला लक्षण है वृद्धि, वो पढ़ रहे हैं पूरा। जीवों में चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, वो वृद्धि कैसे करते हैं? कोशिका विभाजन द्वारा। ठीक है। अब यहाँ से एक और समझते हैं वृद्धि के बारे में। जो जंतु होते हैं उनमें एक निश्चित सीमा आयु तक की वृद्धि होती है, और जो पादपों में है वो वृद्धि है वो पूरी जीवन भर होती रहती है, यानी पादपों में जो वृद्धि है वो जीवन पर्यंत होती रहती है। यहाँ से समझ सकते हैं, जो जंतुओं में वृद्धि निश्चित सीमा आयु तक की होती है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब पूरे जीवन भर, यानी 100 साल जो आदमी मान लो 100 साल जी रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो 100 साल ही लंबा होता जाएगा। उसकी एक निश्चित आयु होगी, यानी 20 साल 25 साल, उसके बाद में उसकी वृद्धि नहीं होगी, मतलब उसकी आयु नहीं बढ़ेगी। लेकिन पादपों में ऐसा नहीं है, पादपों में या पादपों में पूरे जीवन भर उनकी वृद्धि होती रहती है, ठीक है।
लेकिन जंतुओं में कुछ ऐसे विशिष्ट ऊतक होते हैं, जैसे मान लो मेरे हाथ के कट लगा यहाँ, तो क्या वो कट नहीं भरेगा? भरेगा। तो मतलब इस यहाँ जो कट लगा वहाँ कोशिका विभाजित हो रही है। तो जंतुओं में कुछ विशिष्ट ऊतक होते हैं, उनमें जरूरत पड़ने पर कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। जंतुओं में विशिष्ट ऊतकों में कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, अब यहाँ से केवल केवल और केवल एक बात याद रखनी है कि जो सजीवों का जो लक्षण है पहला, यानी वृद्धि, ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्जीवों में भी वृद्धि पाई जाती है, पहाड़ों में, पेड़ पौधों में। ठीक है, अब दूसरा लक्षण पढ़ते हैं, जनन। देखो, जनन का मतलब क्या होता है? जनन यानी अपने समान संतान उत्पन्न करना। जैसे माता पिता अपने समान अपने बेटे बेटियों को जन्म देते हैं, तो ये भी एक प्रकार का जन्म हुआ। ठीक है, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने बीज बीज उनके बीज बनते हैं, बीज से फिर वापस पेड़ पौधे बनते हैं, तो वो भी उनके समान संतान उत्पन्न ही तो हो रही है। तो जनन का मतलब ये हुआ कि अपने समान संतान उत्पन्न करना। इसका मतलब क्या होता है? अपने समान संतान उत्पन्न करना। अब देखो, क्या निर्जीवों में जनन होता है? तो इसका आंसर है नहीं, निर्जीवों में जनन नहीं होता है। निर्जीवों में जनन नहीं होता है। तो क्या सभी तो क्या सभी सजीवों में भी जनन होता है? तो इसका आंसर भी नहीं है। नहीं, वापस देखो, जनन का अर्थ है अपने समान संतान उत्पन्न करना। निर्जीवों में जनन नहीं होता है, सजीवों में जनन होता है। लेकिन क्या सभी सजीवों में जनन होता है? तो इसका आंसर है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि निर्जीवों में जनन नहीं होता है और सजीवों में भी कुछ कुछ में जनन नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखो, देखो बंध्य मानव युगल, यानी ऐसे भी माता पिता होते हैं जिनकी संतान उत्पन्न नहीं होती है। तो इसका मतलब वो जीव नहीं है क्या? जीव तो है। और जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, मधुमक्खियों में मतलब श्रमिक होती है, एक मादा मधुमक्खी होती है और एक होता है नर ड्रोन। जो नर ड्रोन और मादा मधुमक्खी तो जनन करते हैं, लेकिन जो श्रमिक मधुमक्खी होती है वो जनन नहीं कर पाती है। और उदाहरण देखो, खच्चर गधा। जो खच्चर गधा होता है वो भी जनन उत्पन्न नहीं करता, मतलब अपनी संतान उत्पन्न नहीं करता। उनके मतलब जो लैंगिक अंग है वो परिपक्व नहीं होते। तो इसका मतलब वो जीव जीव नहीं है। ये थोड़ी हुआ, वो जीव तो है लेकिन वो जनन नहीं करते। देखो, वन्य मानवीय और एग्जांपल देखो, श्रमिक मधुमक्खी और खच्चर गधा, गधा या फिर खींचर। ठीक है, अब देखो, यहाँ से एक और समझते हैं कि जो एक कोशिकीय के जीव होते हैं उनमें जनन और वृद्धि विशेष लक्षण नहीं है। यानी देखो, जैसे कोई एक कोशिकीय के जीव है, तो इसका मतलब उसकी जो एक ही कोशिका होती है उसमें सारी की सारी रासायनिक अभिक्रिया एक ही कोशिका में होती है। जैसे एक कोशिकीय के जीव है, ठीक है, ये कोई एक कोशिकीय के जीव है,
तो मान लो इसने जनन किया, यानी अपने समान संतान उत्पन्न की। ठीक है, अपने समान क्या की संतान उत्पन्न, और यानी इसने एक कोशिका के जो जीव है इसने जन्म किया। अब अपने हमने आगे पढ़ा था वृद्धि में कि जो अपने समान संख्या में बढ़ोतरी का होना या अपने समान बाहर में वृद्धि होना भी वृद्धि है। तो यहाँ अपने समान संख्या में वृद्धि हो रही है। तो एक कोशिकी जो जीव है इनके लिए जो जनन और वृद्धि है वो समान ही है। देखो संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, और जो वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में भी तो संख्या में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब ये एक लाइन यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, यानी एक समझने वाली बात है कि एक कोशिकीय जीवों में जनन और जो वृद्धि है वो विशिष्ट नहीं है, यानी अलग अलग नहीं है। जनन और वृद्धि एक कोशिकीय जीवों में एक ही होता है। ठीक है, ये लाइन स्टैंडर्ड है, मतलब ये नीट में आई हुई है लाइन, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो अब कौन कौन से जीव कैसे कैसे जनन करते हैं वो बताता हूँ एक बार थोड़ा सा। जो यीस्ट और हाइड्रा होता है वो मुकुलन द्वारा जनन करते हैं, यानी अलैंगिक विधि है। अच्छा, अलैंगिक विधियां देखते हैं थोड़ी सी। जनन की अलैंगिक विधियां देखते हैं। यीस्ट और हाइड्रा मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। यीस्ट और हाइड्रा किससे करते हैं, मुकुलन द्वारा। अब देखो मुकुलन क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई हाइड्रा है, ठीक है, अब यहाँ से इस पे एक मुकुल का निर्माण होगा, जैसे इस तरीके से। ठीक है, मुकुल या फिर कली कह सकते हो। तो ये मुकुल है वो अलग होकर अलग जीव बनाएगा, यानी अपनी संतान उत्पन्न करेगा, और ये जो जीव है ये पृथक ही रहेगा। तो इस तरीके से दो जीव बन गए इसके, दो मतलब हाइड्रा बन गए, और ये जो था वो ऐसा कैसा, ये क्या है, संतति हाइड्रा, और ये क्या है, जनक हाइड्रा। ठीक है, इस तरीके से। तो ईस्ट और हाइड्रा कैसे जनन करते हैं, मुकुलन द्वारा। अब देखो जो प्लेन एरिया होता है जिसे चपटाकर्मी कहते हैं, उनमें वास्तविक पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। और ये जो लाइन है कई दफा नीट में पूछी गई है कि पुनर्जनन की असीम क्षमता किसमें पाई जाती है, तो इसका आंसर है चपटाकर्मी यानी प्लेन एरिया। देखो इसमें जन्म कैसे होता है, वास्तविक पुनर्जन्म। देखो वास्तविक पुनर्जन्म का मतलब ये होता है, जैसे आप मतलब हमने घर में भी एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जैसे जो चिपकली होती है उसकी जब पूंछ टूटती है तो वो पूंछ वापस वापस आ जाती है, मतलब उसकी जगह वैसे की वैसे पूंछ बन जाती है। क्या हमारे ऐसे हाथ को यहाँ से तोड़ दिया जाए तो हाथ वापस आएगा, नहीं। तो मतलब हमने वास्तविक पुनर्जन्म नहीं पाया जाता है। तो देखो जैसे मान लो ये कोई प्लेन एरिया है, ठीक है, ये कोई प्लेन एरिया यानी चपटाक्रमी है, तो इसको मैंने यहाँ से काटा और ये यहाँ से काटा, तो इससे पूरा का पूरा प्लेन एरिया बनेगा, और इससे भी पूरा पूरा प्लेन एरिया बनेगा, इससे भी पूरा पूरा प्लेन एरिया बनेगा, यानी इसको कोई नुकसान नहीं होता है। इसको काटा तो ये पूरा अलग बनेगा, इसको काटा ये पूरा अलग बनेगा, इसको ये काटा ये पूरा अलग बनेगा। ठीक है, तो अपने दो दो जनों का एग्जांपल देखें, ईस्ट और हाइड्रा और ये
ले ले लिया, चपटा कर वाला। देखो और भी लक्षण देखते हैं, तीसरा लक्षण देखते हैं सजीवों का। तीसरा लक्षण है ये कोशिकीय संगठन और जनन। जो जनन है जो जनन है वो भी जीवों का विशेष लक्षण नहीं है, क्योंकि सभी जीवों में जनन नहीं होता है। जैसे मैंने उदाहरण बताया था, ये अनुर्वर मानव युगल और कच्चर गद्दा और ये श्रमिक मधुमक्खी। तो मतलब यहाँ से एक लाइन है कि जनन जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी सजीवों में ये नहीं पाए जाते। देखो तीसरा जीवों का तीसरा लक्षण है कोशिकीय संगठन, यानी उसका कोशिकीय संगठन कैसा है। पहली बात तो जिसमें कोशिका होती है वो जीव ही होता है, और कोशिकीय संगठन यानी कि एक प्रोकैरियोट कोशिका या यूकैरियोट कोशिका है, इस तरीके से। तो मतलब जिसमें कोशिकीय संगठन होता है वो जीव है। देखो जैसे कोशिका मिलके उत्तक बनाती है, उत्तक मिलके अंग बनाती है, अंग मिलके अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र मिलके फिर मतलब जीव का निर्माण होता है। देखो कोशिका मिलके उत्तक बनाती है, उत्तक मिलके अंग बनता है, और अंग मिलकर अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र, बहुत सारे अंग तंत्र जब मिलते हैं ना, जैसे कि हमारा श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इस तरीके से जब तंत्र बनता है ना, अंग तंत्र मिलके, तो एक जीव का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो और भी जीवों का और लक्षण देखते हैं। चेतना, कोशिकीय संगठन जीवों का विशिष्ट लक्षण है, चेतना भी जीवों का विशिष्ट लक्षण है। उपापचय अभिक्रिया, देखो उपापचय अभिक्रिया क्या होती है। जीवों के शरीर में चाहे वो एक कोशिकीय हो या चाहे विशाल का बहुकोशिकीय हो, प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सभी के सभी जो जीव है उनमें उपापचय अभिक्रियाएं पाई जाती है। वापस समझो, एक कोशिकीय हो चाहे विशाल का बहुकोशिकीय हो, प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सभी के जीवों में, सभी के शरीर में, सभी की बॉडी में उपापचय अभिक्रिया पाई जाती है, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये क्या होती है, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया है वो उपापचय अभिक्रिया ही है। जैसे उपापचय अभिक्रिया में क्या होता है, या तो अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है, या क्या होता है, विखंडन। जब निर्माण होता है तो जो वो अभिक्रिया है उसे बोलते हैं उपचय अभिक्रिया, और जब विखंडन होता है तो उसे बोलते हैं अपचय अभिक्रिया। ठीक है, देखो यहाँ से समझो, जब हम श्वसन लेते हैं, हम जैसे श्वसन करते हैं, श्वसन का मतलब ये नहीं कि केवल सांस लेना और सांस छोड़ना, ये नहीं है। श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना। तो जब टूटना होता है यानी विखंडन होता है, उसे अपचय अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी अपन यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो श्वसन होता है यानी रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का विखंडन, जिससे ऑक्सीजन निर्माण होती है, ऑक्सीजन हम मुंह के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये एक प्रकार की अपचय अभिक्रिया है, यहाँ से समझ सकते हैं। श्वसन यानी रेस्पिरेशन, ये क्या है, एक अपचय अभिक्रिया है। ठीक है, और भी लक्षण देखते हैं जीवों के। उत्सर्जन, और देखो पोषण। उत्सर्जन यानी जीव के शरीर में जो भी हानिकारक तत्व होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, जैसे हम
मूत्र उत्सर्जन करते हैं तो वो भी उत्सर्जन है। कार्बन डाइऑक्साइड हम शरीर के थ्रू बाहर निकालते हैं तो वो भी उत्सर्जन है। जो भी हानिकारक तत्व होते हैं हमारे शरीर में, उनको एक प्रोसेस के थ्रू बाहर निकालना क्या क्या कहलाता है? उत्सर्जन। अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। और पोषण, पोषण मतलब हमारे शरीर के लिए आवश्यक आवश्यक ऊर्जा के लिए हम जो भी ग्रहण करते हैं उसे पोषण कहते हैं। जैसे स्वपोषी, जैसे ये पौधे हो गए तो ये प्रकाश के थ्रू एनर्जी लेते हैं और खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं। और जो परपोषी होते हैं जैसे हम, तो हम क्या है, पौधों पर निर्भर करते हैं, तो हम एक परपोषी हुए। ठीक है, तो ये एक प्रकार का पोषण है। इतने सारे मैंने लक्षण बताए जीवों के, जिसमें से वृद्धि और जो जनन है ये जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। बाकी जितने भी बताए मैंने वो जीवों के विशिष्ट लक्षण है। अभी देखो एक सवाल करते हैं। तो स्क्रीन पर दिखेगा ये सवाल। देखो सवाल क्या है, सवाल पढ़ो कि निम्न कथनों को पढ़िए। पहला सवाल है, सभी जीवित जीव वृद्धि करते हैं। और दूसरी जो लाइन है, जैव भार और संख्या में वृद्धि, जीवों में वृद्धि के दो लक्षण है। तीसरी लाइन है, एक कोशिकीय के जीवों में वृद्धि और प्रजनन परस्पर अनन्य घटनाएं यानी अलग अलग घटनाएं। और जो शारीरिक भार में बढ़ोतरी को वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता है। पांचवा जो ऑप्शन है, यानी जो लाइन है, वाक्य है, स्टेटमेंट है कि अजैविक वस्तुएं भी वृद्धि कर सकती है। और उपरोक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन ए है 3, बी है 4, 5 और 2। तो देखो पहली क्या लाइन है, इसको समझो इस सवाल को। पहली लाइन है कि सभी जीवित जीव वृद्धि करते हैं, यानी ये लाइन तो सही है, पहला मतलब सही है। दूसरा देखो, जैव भार में यानी बायोमास में और संख्या में वृद्धि को वृद्धि के दो लक्षण है। तो मैंने वृद्धि के दो लक्षण ही तो बताए थे, या तो जैव भार में या फिर भार में या फिर संख्या में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो वो वृद्धि है। जैव भार या फिर संख्या में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो वो वृद्धि है। तो मतलब दूसरा ऑप्शन, हाँ, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। और तीसरा है, एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि और प्रजनन, यानी जनन प्रजनन एक ही होता है, परस्पर अनन्य यानी अलग अलग घटनाएं। तो मैंने बताया था कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें वृद्धि और जनन एक ही घटनाएं होती है। देखो वृद्धि में मैंने क्या बताया था कि संख्या में बढ़ोतरी होना, वृद्धि में बताया था संख्या में बढ़ोतरी होना। और प्रजनन में क्या होता है, अपने समान संख्या उत्पन्न करना या अपने समान संतति उत्पन्न करना। तो एक कोशिकीय जीवों के लिए क्या था, देखो एक कोशिकीय जीवों में जनन का मतलब होता है अपने समान संतति। और वृद्धि में भी तो संतति ही तो बढ़ रही है, यानी संख्या ही तो बढ़ रही है। तो एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि और जनन है वो एक ही घटना है। वृद्धि और जनन एक ही घटना है। तो मतलब अलग अलग घटना यहाँ बता रहे, तो मतलब तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। चौथा देखो, शारीरिक भार में बढ़ोतरी को वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता है। शारीरिक भार में या बायोमास में या भार में वृद्धि को वृद्धि में शामिल किया जाता है। तो मतलब चौथा जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है। पांचवा स्टेटमेंट देखो, अजैविक वस्तुएं भी वृद्धि करती है। अजैविक यानी निर्जीव। मैंने बताया था कि निर्जीव वस्तुएं वृद्धि करती है, नहीं, निर्जीव वस्तुएं वृद्धि करती नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, अजैविक या निर्जीव वस्तुएं वृद्धि करती है, जैसे पहाड़, रेत के टीले। तो मतलब पांचवा स्टेटमेंट सही है। तो टोटल कितने स्टेटमेंट सही हुए? 3। तो मतलब इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं।
देखो दूसरा सवाल है, निर्जीव वस्तुएं बाह्य वृद्धि करती है। पहला क्या है, दूसरा सवाल है, पहला ऑप्शन है बाह्य वृद्धि करती है, यानी बाहरी वृद्धि होती है इनमें। बाहर के साथ साथ आंतरिक वृद्धि भी होती है, उपापचय अभिक्रिया कर सकती है और आंतरिक वृद्धि होती है। और तो इसका आंसर है ए, क्योंकि निर्जीव वस्तुएं होती है उनमें बाहरी वृद्धि होती है। निर्जीव वस्तुओं में बाहरी वृद्धि होती है, मैंने बताया था। जैसे पहाड़, रेत के टीले, इनमें क्या होती है, बाहरी वृद्धि होती है। और जो जीव होते हैं इनमें क्या होती है, कैसी वृद्धि होती है, आंतरिक। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये ऑप्शन इसका राइट हो गया। तीसरा सवाल देखो, वृद्धि को जीवित जीवों या सजीवों के लक्षण को परिभाषित करने में काम में नहीं लिया जाता है, क्योंकि मतलब वृद्धि को, जीवों का जो लक्षण है वृद्धि, उसको परिभाषित करने में काम में नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। देखो इसका बी ऑप्शन देखो, ये निर्जीवों में भी मिलती है, यही है इसका आंसर भी। पहाड़, रेत के टीले वगैरह इनमें वृद्धि होती है, तो मतलब जीवों को परिभाषित करने में वृद्धि इसका लक्षण नहीं होती। देखो चौथा सवाल देखो, आगे और सवाल है, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें जीवों को परिभाषित करने वाले लक्षणों का समावेश नहीं है। यानी जीवों को परिभाषित करने वाले लक्षण कौन से ऑप्शन में नहीं है। देखो पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन, एक सेकंड, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, चेतना और उपापचय। चेतना और उपापचय दोनों के दोनों जीवों के विशिष्ट लक्षण है, तो मतलब इन दोनों लक्षणों से जीव को परिभाषित कर सकते हैं, तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन है, कोशिकीय संगठन और उपापचय, इससे भी जीवों का ये भी दोनों जीवों के विशिष्ट लक्षण है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है, प्रजनन और वृद्धि, ये जो दोनों लक्षण है वो निर्जीव, वृद्धि है वो निर्जीवों में पाई जाती है, और प्रजनन है वो सभी सजीवों में नहीं पाई जाती। तो इसका मतलब जो प्रजनन और जो वृद्धि है वो जीवों के विशिष्ट लक्षण नहीं है, तो इसका आंसर हो गया सी। डी ऑप्शन देखते हैं, कोशिकीय संगठन और चेतना, मतलब ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोशिकीय संगठन और चेतना दोनों जीवों के विशिष्ट लक्षण है। और देखो आगे सवाल, देखो इतने सवाल है, अब आगे थोड़ा समझते हैं, उसके बाद में वापस सवाल करते हैं। देखो अब आता है जैव विविधता, मतलब जैव विविधता क्या होती है, मतलब सेकंड टॉपिक है जैव विविधता इस चैप्टर का। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी, मतलब पृथ्वी पर जीवों की जितनी भी प्रजातियां हैं और उनकी संख्या, वो क्या कहलाती है, जैव विविधता। देखो पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या तथा उनके प्रकार, उनके प्रकार को जैव विविधता कहते हैं। जैसे मान लो, देखो समझो, जैसे ये कोई एरिया है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल समान है। इसमें मान लो कि जीवों की संख्या है 500, ठीक है, मतलब एक साल में इसमें जीवों की संख्या, या फिर एक साल में, या फिर समय में, या फिर ऐसे मान लो कि जो ये
ए का और बी का क्षेत्रफल समान है, इसमें जीवों की संख्या है 500 और बी में है 5000। ठीक है, तो जीवों की संख्या किसमें अधिक है? बी वाले में। ठीक है, तो बी वाले का जैव विविधता है यानी बायोडायवर्सिटी अधिक है। ठीक है, आया समझ में? वापस समझते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या और उनके प्रकार, उनको क्या कहते हैं? जैव विविधता। यानी जितनी संख्या अधिक होगी उसकी जैव विविधता अधिक होगी, और जितनी जीव प्रजातियों की संख्या अधिक होगी उतनी उसकी जैव विविधता अधिक होती जाएगी। ठीक है, देखो दुनिया में पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है वो अमेजन के जंगल में। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैव विविधता अमेजन के जंगल में, और ये जंगल कहाँ आया हुआ है? ब्राजील में। ठीक है, और इस जंगल को, अमेजन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। आपके जैव विविधता वाला जो चैप्टर है वो 12th में, वहां से ये सवाल आ सकता है कि पृथ्वी का फेफड़ा कहाँ, किसको कहा जाता है? अमेजन के जंगल को। ठीक है, अब देखो मतलब इतनी सारी प्रजातियां हैं, तो अभी तक वैज्ञानिकों ने कितनी प्रजातियों की खोज की है और उनको मतलब वर्णित किया है, उनको ज्ञात किया है, उनके लक्षणों को निर्धारित कर चुके हैं, वो है 17 से 18 लाख। यानी अभी तक वर्णित तथा वर्णित अभी तक ज्ञात तथा वर्णित ऐसे लिख सकते हैं। ज्ञात तथा वर्णित जीवों की संख्या, मतलब अभी तक वर्णित, ज्ञात तथा जीवों की प्रजातियां कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन, यानी 17 से 18 लाख इतनी प्रजातियों की खोज हो चुकी है। इनको इनको वर्णन किया जा सका, इनका मतलब लक्षण वगैरह इनको वैज्ञानिकों को पता है। ठीक है, इसमें से 1.2 से 1.3 मिलियन केवल और केवल पादप है, सॉरी जंतु है। इतने क्या है? जंतु। और 0.5 के आसपास, 0.5 मिलियन के आसपास क्या है? पादप। इतने क्या है? जंतु। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल करते हैं इस पे, पहले पानी पी। अब एक सवाल करते हैं, देखो ऐसी की ऐसी लाइन आ रखी है जो एनसीईआरटी में दे रखी है, ज्ञात और वर्णित जातियों की संख्या की परास क्या है? तो 1.7 से 1.8 मिलियन, यानी 17 से 18 लाख। तो इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं इस पे, इससे रिलेटेड, जैव विविधता किसके योग से संबंधित है? तो यहाँ बताया मैंने, जैव विविधता में एक तो संख्या और एक उनकी जातियों के प्रकार। तो देखो ए ऑप्शन है, पृथ्वी पर जीवों की संख्या, ये मतलब सही है, पृथ्वी पर जीवों की संख्या जैव विविधता में शामिल है, और पृथ्वी पर जीवों के प्रकार ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया सी, ए और बी दोनों सही है। और देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, फिर वापस सवाल की ओर आएंगे। ठीक है, अभी आगे समझते हैं।
अब एक टॉपिक आता है नामकरण। देखो इतने सारे जीव है, इतने सारे जीव है, तो इनको याद करना तो असंभव है। जैसे हमारा नाम होता है, जैसे मेरा नाम संजय है, जैसा और किसी का नाम जैसे मोहन है, राम है, श्याम है, तो मतलब सबके नाम अलग अलग और ऐसे रख दे तो उनका याद करना असंभव है। तो मतलब ऐसी कोई पद्धति आए जिसमें एक जीव का एक ही नाम हो और वो पूरी दुनिया में पहचाना जाए। जैसे मानव का नाम होता है होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस से पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा कि ये मानव है। ठीक है। आलू का नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, तो उस नाम से वो आलू पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए एक पद्धति आई थी, नामकरण पद्धति। सॉरी, नामकरण क्या कहते हैं, पहले समझते हैं नामकरण क्या है। देखो नामकरण होता है जीवों का निश्चित नियमों या फिर सिद्धांतों या फिर वैज्ञानिक तरीके से नाम देना ही नामकरण कहलाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं जीवों का निश्चित नियमों सिद्धांतों या वैज्ञानिक तरीकों से नाम देना, जिससे वह उसी नाम से पूरी दुनिया में जाना जाए, जिससे उसी नाम से पूरे विश्व में जाना जाए। जाना जाए नामकरण कहलाता है। ठीक है। अब देखो नामकरण समझ में आया। अब नामकरण समझ में आया तो जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते गए वैसे नामकरण की पद्धतियां आती गई। ठीक है। तो उसमें से सबसे पहली पद्धति है द्वि नामकरण पद्धति, उसको समझते हैं पहले। उससे पहले देखते हैं एक टॉपिक और, जैसे नामकरण में जैसे पादपों का जो भी नाम होता है ना, वो कौन देता है, आईसीबीएन। इसको समझते हैं, दो है इनमें। इनका पूरा नाम ऐसे का ऐसा नीट में आता है, ऐसे का ऐसा। इनका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या करते हैं, ये जो है देखो, जो पादपों के जो नाम है ना, वो जो जिस सिद्धांतों से या जिस नियमों पे दिए जाएंगे, वो किसकी पालना करेंगे, वो नियम इसकी पालना करेंगे। इस नियम के अनुसार ही पादपों के नाम दिए जाएंगे। ठीक है। ये मतलब एक कोड है, ये पूरा का पूरा, मतलब ये इसमें जितने भी नियम है ना, ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर आईसीबीएन में, उसके आधार पर पादपों के नामकरण दिए जाएंगे। इससे किसके नामकरण दिए जाते हैं, पादपों। ठीक है। एक होता है आईसीजेड, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या करेंगे, इसमें जितने भी नियम है, इसके आधार पर जंतुओं का नामकरण किया जाता है। ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब पढ़ते हैं द्विनामकरण पद्धति।
हाँ, अभी द्विनामकरण पद्धति पढ़ते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या था उसका नाम, द्विनामकरण पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो ये पद्धति, पहली बात तो ये पद्धति दी थी कैरोलस लीनियस ने। किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। इस पद्धति के अनुसार जो वैज्ञानिक नाम होता है किसी भी पादप का या जंतु का, तो उसमें जो पहला शब्द होता है वो वंश का होता है। देखो वंश जाति ये क्या होता है वो आगे बताऊंगा। देखो इसको समझो। इसके अनुसार जैसे आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। देखो पहले समझो इसको। इसके अनुसार जो पहला शब्द होता है वो होता है वंश का, और जो वैज्ञानिक नाम का जो दूसरा शब्द होता है वो होता है जाति का। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। इसके अनुसार दूसरा पॉइंट है कि जो वंश का जो नाम होता है उसके, जैसे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो जो वंश के जो नाम की जो स्पेलिंग के जो फर्स्ट अक्षर है वो कैपिटल में होना चाहिए। वंश का अक्षर कैपिटल में। देखो अभी इसको समझते हैं। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो देखो जो पहला शब्द है वो पहला शब्द किसको डिनोट करते हैं? वंश को। तो मतलब मैंजीफेरा जो आम है उसके नाम में जो मैंगीफेरा है ये क्या है? वंश का नाम है। और जो दूसरा है इंडिका ये क्या है? उसकी जाति है। ठीक है। अब जो दूसरा नियम है कि वंश का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल होना चाहिए, यानी मैंगीफेरा में जो ये एम है ये बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब तीसरा नियम है कि वैज्ञानिक नाम के जो पीछे छोटे अक्षरों में यानी रोमन में उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने इस शब्द को दिया है। जैसे मान लो मैंगीफेरा इंडिका लीनियस ने दिया है, तो लीनियस के लिए इस तरीके से लिखा जाएगा लीनियस। ठीक है। अब देखो और समझते हैं इसमें। इसकी जो भाषा है वो लैटिन भाषा है। वैज्ञानिक नाम की जो भाषा है वो लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा ये मृत भाषा है, मतलब इसको मतलब एक बार लिखा तो इसको बदल नहीं सकते, मतलब बदला नहीं जा सकता, ये मतलब मृत भाषा है। लैटिन भाषा क्या है? मृत भाषा है। ठीक है। वैज्ञानिक नामकरण लिखते समय उनको कैसे मतलब जैसे वैज्ञानिक नाम जैसे कब रंगाई मतलब छपते हैं, जैसे बुक किताबों में छपते हैं तो वो इटैलिक्स में छपते हैं, यानी थोड़े तिरछे। छपाई या फिर रंगाई में वो कैसे छपते हैं? ऐसे तिरछे, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये क्या रंगाई या फिर छपाई में किसमें छपते हैं? इटैलिक्स में, यानी तिरछे। ठीक है। और जब वैज्ञानिक नाम को जब हम हाथ से लिखते हैं तो उसको अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, यानी रेखांकित करते हैं। जैसे ये मैंने हाथ से लिखा है तो उसको मैंने अलग अलग ऐसे रेखांकित किया जाता है। ठीक है, एक बात समझ में। तो नामकरण पद्धति में क्या याद रखना? कैरोलस लीनियस ने दी थी। पहला शब्द होता है वो वंश होता है, दूसरा होता है वो जाति का होता है। वंश का पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल होता है। लैटिन भाषा में लिखा जाता है ये नाम, और रंगाई या फिर छपाई में तिरछे लिखे जाते हैं, इटैलिक्स में। ठीक है। और जो ये वैज्ञानिक नाम है ये तिरछा नहीं लिखा जाता, ये सीधा ही लिखा जाता है,
यानी रोमन में। ठीक है, अब और इसको क्या समझते हैं, अब इसको मतलब इससे आगे अपन सवाल करते हैं। एक बार मिटा देता हूँ ये, इससे आगे सवाल करते हैं, इससे आगे सवाल। देखो सवाल आ रहा होगा, सी लिनियस यानी कैरोलस लिनियस द्वारा 18वीं सदी में विकसित वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति में जीवों के वैज्ञानिक नाम का दूसरा शब्द क्या था। देखो वैज्ञानिक नामकरण में जो पहला शब्द मैंने क्या बताया था, वंश का। लिनियस में पहला शब्द था वंश का, और जो दूसरा शब्द था जाति का था। ठीक है, तो इस सवाल का ऑप्शन क्या राइट होगा, क्या पूछा है इसमें, दूसरा शब्द किसका है, तो दूसरा शब्द किसका होता है, जाति का होता है। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट, इसका फर्स्ट आंसर सही हुआ। और देखते हैं सवाल। एक और सवाल है, आईसीबीएन है, इसमें पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग, मतलब ये तो नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो इसका गलत हो गया। सेकंड देखो, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, मतलब इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। देखो एक और सवाल है, आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। देखो सही लिखित में पहला देखो, मैंगीफेरा इंडिका कार लिनियस। तो देखो जो वैज्ञानिक नामकरण है उसमें जो वैज्ञानिक का नाम लिखा होता है उसका मतलब छोटा सा लिखा जाता है, इसमें लिखा है कार लिनियस, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन है उसका गलत है। सेकंड देखो, मैंगीफेरा इंडिका लीन यानी लीनियस दे दिया है, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, और जो लीनियस लिखा हुआ है, मैंने बताया था कि जो वैज्ञानिक नामकरण के जो पीछे लिखा होता है वो वैज्ञानिक का नाम होता है, और ये हमेशा सीधी भाषा में लिखा जाता है, ऐसे तिरछे नहीं लिखा जाता है, सीधा लिखा जाता है, रोमन में लिखा जाता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन में सीधा लिखा हुआ ये मतलब सही है। थर्ड और फोर्थ तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। देखो एक और सवाल देखो, ओराइजा सैटिवा चावल का वैज्ञानिक नाम है, सैटिवा किसे प्रदर्शित करता है, तो दूसरा शब्द होता है वो जाति को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर क्या हुआ, विशिष्ट नाम नहीं, विशिष्ट एपिथेट नहीं, नामकरण नामकरण वंश का नाम विशिष्ट जाति। देखो इसमें ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है शायद, देखो इसको मैं समझाता हूँ पूरा। ओराइजा सैटिवा, सवाल क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है ओरिजा सैटिवा जो चावल का वैज्ञानिक नाम है, इसमें क्या पूछा है, सैटिवा किसे प्रदर्शित करता है, जो सैटिवा है ये जाति को प्रदर्शित करता है, इसके ऑप्शन को नहीं दे रखा है, लेकिन ये जाति है और ये जो है इसका वंश है। ठीक है, और सवाल देखते हैं।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम और आगे सवाल देखेंगे।